हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 51, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स इन अ प्लेट गर्डर नीड बी प्रोवाइडेड इफ द डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड। यहाँ पर आपको पूछा है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स हम प्लेट गर्डर में कब प्रोवाइड करेंगे, जब वेब की थिकनेस किससे एक्सीड हो जाएगी। 50T, 85T, 200T, 250T, वेयर T इज़ थिकनेस ऑफ वेब। अब वेब किसे कहते हैं, तो प्लेट गर्डर हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। प्लेट गर्डर में एक बिल्टअप बीम होती है प्लेट गर्डर, जिसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ये फ्लेंज होगा, ये वाला भी फ्लेंज होता है, इसको वेब कहा जाता है। तो इसकी आपको डेप्थ पूछी गई है, ठीक है। इफ़ द डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड, मतलब डेप्थ कितनी ज़्यादा किससे अधिक होगी तब हमें स्टिफनर्स की आवश्यकता होगी। अब स्टिफनर्स क्या होता है, वर्टिकल स्टिफनर्स क्या होगा, और वर्टिकल में भी इंटरमीडिएट क्या होता है, ये हम पढ़ चुके स्टिफनर्स के टाइप में, ठीक है। मैंने आपको वेब समझाया था, वेब क्या होता है, फ्लेंज के बारे में भी समझाया था, फ्लेंज किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था स्टिफनर्स, ठीक है। स्टिफनर्स पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ स्टिफनर्स, एंड बियरिंग स्टिफनर्स पढ़ा था हमने। वर्टिकल में वर्टिकल दो टाइप के थे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 41 से 50, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। इसमें हम देखते हैं वेब जो होगा आईएस कोड से, आईएस कोड 800 1984, इसमें दिया हुआ है कि वेब की थिकनेस मिनिमम कितनी होना चाहिए, ठीक है। उससे हम रिलेशन से डेप्थ देखेंगे, डेप्थ और थिकनेस का रिलेशन। वेब प्लेट मिनिमम थिकनेस, द थिकनेस ऑफ द वेब प्लेट शेल बी नॉट लेस देन द फॉलोइंग। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन के लिए गिवन है मिनिमम थिकनेस वेब की कितनी होना चाहिए। पहली कंडीशन है फॉर अनस्टिफन्ड वेब द ग्रेटर ऑफ। यदि अनस्टिफन्ड वेब है, इसका मतलब ये होता है, अनस्टिफन्ड का मतलब होगा कि यदि हमने वेब में किसी भी प्रकार से स्टिफनर्स का यूज़ नहीं किया है, ना ही हमने हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स और ना ही वर्टिकल स्टिफनर्स का यूज़ किया है, तो उसको हम कहेंगे अनस्टिफन्ड वेब। तो उस केस में मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, D1 अंडर रूट ऑफ कैलकुलेटेड एवरेज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 816 एंड D1 अंडर रूट FY डिवाइडेड बाय 1344, ठीक है। ये दो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ग्रेटर ऑफ इन दोनों से, लेकिन नॉट लेस देन D1 बाई 85। D1 है डेप्थ ऑफ वेब, जो कि आईएस कोड में क्लोज नंबर 1.3 में डिफाइन है। तो D1 बाई 85 से लेस देन नहीं होना चाहिए थिकनेस। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, थिकनेस नॉट लेस देन D1 बाई 85, ये गिवन है। यदि ये कंडीशन होगी तब हमें किसी भी प्रकार से स्टिफनर्स की आवश्यकता नहीं होगी। इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, थिकनेस ग्रेटर देन होना चाहिए D1 बाई 85 से, ऐसा लिख सकते हैं हम। थिकनेस नॉट लेस देन है तो उसको हम ग्रेटर देन कर सकते हैं D1 बाई 85 से। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, डेप्थ लेस देन 85 इनटू थिकनेस ऑफ वेब। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि यदि डेप्थ 85 इंटू थिकनेस ऑफ वेब से कम हो तो उस केस में हमें स्टिफनर्स की आवश्यकता नहीं होती है। वेब में हमें स्टिफनर्स नहीं यूज़ करना होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स का यूज़ हम कब करते हैं प्लेट गर्डर में। तो यदि थिकनेस 85T से कम होगी तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो कब यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। जब डेप्थ ग्रेटर देन हो 85 इंटू थिकनेस, तब हम यूज़ करेंगे स्टिफनर्स। अब यहाँ पर कौन सा स्टिफनर्स कब यूज़ किया जाता है वो भी हम देख लेंगे। सेकेंड दिए गई कंडीशन फॉर वर्टिकली स्टिफन्ड वेब द ग्रेटर ऑफ। यदि वर्टिकल स्टिफनर्स हम यूज़ करते हैं तो उस केस में वेब की मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, ठीक है। तो हम तो ये लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं, नॉट लेस देन D बाई 200, थिकनेस नॉट लेस देन, या फिर हम ग्रेटर देन लिख सकते हैं, ग्रेटर देन होना चाहिए
d1/200। तो d1 क्या होगा यहाँ से, d1 लेस देन 200t। यदि d1 200t से कम है तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पर वर्टिकल स्टिफनर्स का यूज़ करते हैं। और इससे पहले हमने कंडीशन देखी थी, d यदि 80t से कम है तो उस केस में हमें किसी भी प्रकार से स्टिफनर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये होगा कि 80 से 200 के बीच यदि डेप्थ 80t से अधिक हो और 200 से कम हो तो उस केस में हमें वर्टिकल स्टिफनर्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51, आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है सी, फॉर वेव स्टिफन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। यदि दोनों स्टिफनर्स की आवश्यकता होगी, हमें कब होगी, जब डेप्थ कितनी हो जाए, डेप्थ ग्रेटर देन 200t बट लेस देन 250t। ये कंडीशन आपको रेंज याद रखना पड़ेगा। और लास्ट कंडीशन गिवन है, यदि हमने हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स यूज़ किया न्यूट्रल एक्सिस में, यदि हमने न्यूट्रल एक्सिस में भी अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का यूज़ किया है तो उस केस में यहाँ पर डेप्थ क्या होगी, 250 से 400, 250 से ग्रेटर देन होगी, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स न्यूट्रल एक्सिस में भी यूज़ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 51, आंसर हमारा बी करेक्ट होगा, वर्टिकल स्टिफनर्स का यूज़ करेंगे। 200 के लिए क्या होता है, यदि डेप्थ 200 टाइम्स टी उससे अधिक होगी, एक्सीड होगी, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों यूज़ करना होगा। यदि 250 से अधिक है तो उस केस में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और साथ में हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल को न्यूट्रल एक्सिस में भी यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होगा उसका यूज़ न्यूट्रल एक्सिस में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, बियरिंग स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड टू। यहाँ पर इसका यूज़ बताना है, प्लेट गर्डर में बियरिंग स्टिफनर का यूज़ क्या होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंड बियरिंग, ठीक है, एंड बियरिंग स्टिफनर्स जो कि वर्टिकल स्टिफनर्स का टाइप था, ठीक है। यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स, ट्रांसफर इंटरमीडिएट स्टिफनर्स और बियरिंग स्टिफनर्स, ये आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रीफ में देख लेते हैं। बियरिंग स्टिफनर्स आर वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइडेड एट पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स एंड रिएक्शन। वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, वर्टिकल या बेयरिंग स्टिफनर्स। ये किसी का एक बेयरिंग स्टिफनर किसका प्रकार है, वर्टिकल स्टिफनर्स। तो वर्टिकल स्टिफनर को प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड या पॉइंट लोड आता है और जहाँ पर सपोर्ट होता है। सपोर्ट पर रिएक्शन आएगी, एंड रिएक्शन जिसको कहेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर रिएक्शन आएगी और जहाँ पर पॉइंट लोड होगा वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वर्टिकल स्टिफनर्स, बियरिंग स्टिफनर्स का हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, व्हेन दे आर प्रोवाइडेड एट द एंड कॉल्ड एज एंड बियरिंग स्टिफनर्स। यदि हम इसको एंड में यूज़ करेंगे, ठीक है, सपोर्ट पर यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंड स्टिफनर। और इसका यूज़ क्या होता है, द बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द वेब फ्रॉम क्रशिंग एंड बकलिंग साइडवे अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड। जो पॉइंट लोड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है, उससे क्रशिंग और बकलिंग ना हो वेब की, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें बियरिंग स्टिफनर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। बियरिंग स्टिफनर्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि वेब में क्रशिंग ना हो और बकलिंग ना हो। वेब में क्रशिंग और बकलिंग किससे होती है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड से होगी, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमने बियरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड किया जाता है प्लेट गर्डर में। क्वेश्चन नंबर 52, बियरिंग स्टिफनर्स इन अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, ऑप्शन बी, ठीक है। आपको ऑप्शन ए भी लग रहा होगा कि ये भी करेक्ट होगा, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या दिया हुआ, ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम द टॉप फ्लेंज टू द बॉटम फ्लेंज। ये भी काम होता है, जो वेब होता है, ठीक है। अब वेब से क्या होता है, वेब का काम होता है कि वो लोड को भी ट्रांसफ़र करता है टॉप फ्लेंज से बॉटम फ्लेंज में, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा हो जाएगा बी।
क्योंकि ये एक मैकेनिज्म है, जो ए है इसको मैकेनिज्म कह सकते हैं कि जो लोड ट्रांसफ़र करने का मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन यूज़ उसका यदि पूछा जाता है आपको कि प्लेट गाइडर में बियरिंग स्टिफनर का यूज़ क्या है, तो उसका यूज़ होता है बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वेब बकलिंग को। और मैकेनिज्म में पूछा जाता है कि बेयरिंग स्टिफनर्स प्लेट गाइडर में हम यूज़ करते तो उसका मैकेनिज्म क्या है, तो उसका मैकेनिज्म हो जाएगा ट्रांसफ़र करना लोड फ्रॉम द टॉप फ्लैंज टू द बॉटम फ्लैंज। आंसर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लाइस ऑफ अ प्लेट गाइडर। प्लेट गाइडर में जो वेब स्प्लाइस होती है उसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। स्प्लाइस इन द वेब ऑफ द प्लेट गाइडर आर डिजाइन टू रजिस्ट द शियर एंड मोमेंट एट द स्प्लाइस्ड सेक्शन। जो स्प्लाइस्ड सेक्शन है जहाँ पर हमने वेब स्प्लाइस यूज की है, तो वो रजिस्ट करती है शेयर और मोमेंट को। द स्प्लाइस प्लेट आर प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ द वेब। वेब के दोनों साइड में हम यूज़ करते हैं स्प्लाइस प्लेट को, और क्या रजिस्ट करती है वो, शियर और बेंडिंग या मोमेंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर सी इज करेक्ट। आप वीडियो कंटिन्यू देखिए फर्स्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 50 देखिए, तब आपको ये वाले क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि हमने पहले जो पढ़ चुका है वो इसका मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट होते हैं, इसलिए आप पुराने कॉन्सेप्ट सारे देख लो, उसके बाद में आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक नई गाइडर है, गैंट्री गाइडर। क्वेश्चन नंबर 54, गैंट्री गाइडर्स आर डिज़ाइन टू रजिस्ट। गैंट्री गाइडर क्या होती है इसके बारे में हम देख लेते हैं, बेसिक देखते हैं क्या होता है गैंट्री गाइडर। ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन्स आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप टू लिफ्ट हैवी मटेरियल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा एंड टू कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं फैक्ट्रीज या वर्कशॉप में, तो वहाँ पर ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन का यूज़ किया जाता है, जिससे कि लिफ्ट किया जा सके हैवी मटेरियल्स को, इक्विपमेंट को, और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। कैसे ले जाया जाता है, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं बना हुआ है गैंट्री गाइडर, इसको कहा जाता है गैंट्री गाइडर। ये गैंट्री गाइडर है, ये रेलिंग बनी हुई है, ठीक है। ये ट्रॉली यहाँ पर है, ये हुक लगा हुआ है, यहाँ से किसी भी मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है, ठीक है। और इस क्रेन की सहायता से ये क्रेन यहाँ पर रोल होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी इस डायरेक्शन में भी, और इस गैंट्री गाइडर के ऊपर जो गैंट्री गाइडर बनी हुई है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी इसका मूवमेंट होता है। अ ट्रॉली आर अ क्रेब इज माउंटेड ऑन द ब्रिज। ये ब्रिज जो है इस पर माउंटेड होगी ट्रॉली। द ट्रॉली मूव्स अलोंग द ब्रिज, ब्रिज के अलोंग मूव करती है ये। द ब्रिज एज अ होल मूव लॉन्गिट्यूडनली ऑन रेल्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स। ये जो ट्रॉली है ये इस ब्रिज के अलोंग इसका मूवमेंट होगा, इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है, और ये पूरा जो ब्रिज है इस पूरे ब्रिज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है। ये जो रेल यहाँ पर बनी हुई है, रेल की सहायता से इस डायरेक्शन में भी इसका मूवमेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फैक्ट्रीज है या वर्कशॉप है उसमें किसी भी स्थान पे यदि हमें कोई मटेरियल ले जाना है, हैवी मटेरियल, तो उसको लिफ्ट करके हम गैंट्री गाइडर की सहायता से ले जा सकते हैं। द ब्रिज एज अ होल मूव्स लॉन्गिट्यूडनली ऑन रेल्स प्रोवाइडेड एट द एंड्स। द गैंट्री गाइडर आर द गाइडर विच सपोर्ट द लोड ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रेवलिंग व्हील्स ऑफ द क्रेन्स। तो गैंट्री गाइडर का काम क्या होता है, लोड को सपोर्ट करना जो कि ट्रांसफ़र होता है, जो यहाँ पर व्हील लगे हुए हैं उनसे ट्रांसफ़र होगा गैंट्री गाइडर में, वो गैंट्री गाइडर उसको सपोर्ट करने की कार्य करती है। ये तो हमने यहाँ पर बेसिक देख लिया। आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, गैंट्री गाइडर आर डिज़ाइन टू रजिस्ट, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम। डिज़ाइन लोड्स कौन कौन से होंगे गैंट्री गाइडर में, वर्टिकल लोड्स फ्रॉम द क्रेन, क्रेन के द्वारा वर्टिकल लोड आएगा। The eccentricity effect induced by the vertical loads and the impact factors। eccentricity effect के कारण, वर्टिकल लोड के कारण क्या होगा, eccentricity effect इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पर इम्पैक्ट लोड भी आएगा। इम्पैक्ट लोड कब आता है, जब क्रेन की सहायता से किसी हेवी मटेरियल या हेवी इक्विपमेंट को लिफ्ट किया जाता है, तो इम्पैक्ट लोड कहाँ पर आएगा, गैंट्री गाइडर में।
इंटरनल थ्रस्ट अक्रॉस द क्रेन रेल, क्रेन रेल के अक्रॉस वहाँ पर क्या होता है, इंटरनल थ्रस्ट भी होगा, और लास्ट होगा लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अलोंग द क्रेन रेल। तो यदि आप यहाँ पर ब्रीफ में समझना चाहते हो तो यहाँ पर 4 टाइप के फोर्स के लिए हमें डिज़ाइन करना होता है। एक तो जो क्रेन है जब वो वेट को उठाती है तो वहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब वो ग्रेजुअली उठा सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो इम्पैक्ट लोड एक होगा। सेकंड वहाँ पर होता है वर्टिकल लोड, ठीक है। वर्टिकल जब ग्रेजुअली क्रेन के द्वारा लिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पर वर्टिकल लोड होगा, और सडनली यदि लिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पर इम्पैक्ट लोड भी आएगा। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल लोड भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल लेटरल कैसे होगा, जब लोड इस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है लोड का, और एक इस डायरेक्शन में, जब पूरा ब्रिज इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर 2 लोड आएंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक लेटरल। तो टोटल यहाँ पर 4 टाइप के लोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल और इम्पैक्ट। यहाँ पर आप ऐड कर लेना एक इम्पैक्ट। ये 4 लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं गैंट्री गर्डर को। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर्स इज लिमिटेड टू। वर्टिकल स्टिफनर्स की यहाँ पर स्पेसिंग पूछी गई, मिनिमम कितनी होगी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंज एंगल्स। इसको भी हम आयस कोड से देखेंगे। वर्टिकल स्टिफनर्स, वेयर वर्टिकल स्टिफनर्स आर रिक्वायर्ड, दे शेल बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द गर्डर एट अ डिस्टेंस अपार्ट not greater than 1.5 d and not less than 0.33 d, where d is the depth as defined in definition first, clause number 6.4.2। वर्टिकल स्टिफनर्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो वर्टिकल स्टिफनर्स होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द गर्डर, और जो डिस्टेंस होगी 1.5 d से अधिक नहीं होना चाहिए और 0.33 डी से कम नहीं होना चाहिए। तो लिमिट क्या होगी यहाँ पर 0.33 डी टू 1.5 डी, ये इसकी लिमिट आपको याद रखना है। मैक्सिमम कितनी होगी 1.5 डी और मिनिमम 0.33 डी। आपको पूछा क्या मिनिमम स्पेसिंग, तो 0.33 डी का मतलब हो जाएगा d/3, ये कितना होगा 33 डी। तो आंसर यहाँ पर होगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर बी इज करेक्ट, d/3। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ आपको और भी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स के बारे में, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। वेयर हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड d in mm shall be taken as the clear distance between the horizontal stiffeners and the tension flange, farthest flange, ignoring fillets. This vertical stiffener shall be designed so that मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज़ नॉट लेस देन। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा यहाँ पर, किसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं वर्टिकल स्टिफनर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, बेयरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड एट। ये तो हम पढ़ चुके हैं इस वीडियो में, बेयरिंग स्टिफनर्स क्या होता है और कहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जाता है। सपोर्ट पर प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड लोड आता है या जो पॉइंट लोड होगा वहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 आंसर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। बियरिंग स्टिफनर्स को सपोर्ट पर प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर एंड रिएक्शन होगी, और जहाँ पर पॉइंट लोड होता है वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं बियरिंग स्टिफनर्स। और क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो वेब है उसकी बकलिंग और क्रशिंग ना हो। बकलिंग और क्रशिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें बेयरिंग स्टिफनर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है बेयरिंग स्टिफनर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57, रिवेट कनेक्टिंग फ्लेंज एंगल्स टू कवर प्लेट इन अ प्लेट गर्डर आर सब्जेक्टेड टू। यदि प्लेट गर्डर में हम कवर प्लेट को कनेक्ट करते हैं फ्लेंज प्लेट से रिवेट की सहायता से, तो उस पर किस प्रकार का लोड होगा। ये प्लेट गर्डर है, ये टॉप फ्लेंज होगी,
वर्टिकल लेग्स ऑफ एंगल, टॉप कवर प्लेट हॉरिजेंटल लेग्स ऑफ एंगल, ये इसको वेब कहा जाता है, बॉटम फ्लेंज है, बॉटम कवर प्लेट होगी। ठीक है, यहाँ पर सारे कंपोनेंट गिवन है। तो यदि यहाँ पर हम बात करते हैं टॉप कवर प्लेट पे, तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप कवर प्लेट यदि फ्लेंज से या एंगल से हमने कनेक्ट किया है तो वहाँ पर सियरिंग आएगा, हॉरिजेंटल सियरिंग, इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल सियरिंग आता है। ठीक है, केवल वहाँ पर क्या होगा, ओनली हॉरिजेंटल सियरिंग। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर ए इज करेक्ट। हॉरिजेंटल सियरिंग होती है कवर प्लेट और फ्लेंज, जो टॉप फ्लेंज होगी उनके बीच। क्वेश्चन नंबर 58, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर्स इज, ये आपको बता चुका हूँ मैं क्या होता है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी, 1.5D। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस वेरीज फ्रॉम वेयर एल इज स्पान। इकोनॉमिकल स्पेसिंग पूछी गई ट्रस की। स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस इज डिटरमाइंड बाय द स्पेसिंग ऑफ द कॉलम। हम डिटरमाइन करते हैं स्पेसिंग ऑफ कॉलम से। द स्पेसिंग ऑफ द ट्रसेस मे बी सच एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रूफिंग। कॉस्ट ऑफ रूफिंग को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, इकोनॉमिकल स्पेसिंग हमें प्रोवाइड करना होगी, जो कि कितनी होती है इकोनॉमिकल स्पेसिंग, ट्रस के केस में यहाँ पर होगी 1/3 to 1/5 ऑफ द स्पान, मतलब L/3 से L/5 होती है। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो नेक्स्ट वीडियो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 61 से 70। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 61 के बाद में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में वो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी से मिलेंगे जो ट्रसेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम और समझ लेंगे ट्रस के बारे में। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि जो स्पान बाय 3rd टू स्पान बाय 5th होगा, ठीक है, वो होगी इकोनॉमिकल स्पेसिंग होगी ट्रसेस की। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पान ऑफ एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट इज। एस्बेस्टॉस सीमेंट ऐसी शीट की मैक्सिमम परमिसिबल स्पान आपको पूछा है कितना होता है मैक्सिमम स्पान। जो एस्बेस्टॉस शीट आती है एसी शीट, उसकी मैक्सिमम स्पान हो सकता है 1680 mm। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पान, इससे अधिक स्पान नहीं हो सकता है, नहीं तो वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पान ऑफ एसी शीट 1680 mm। क्वेश्चन नंबर 60 आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।